हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम एपी को पढ़ेंगे. विल स्टडी द जर्नल टर्म, सम ऑपरेशंस इन एपी ऑन ऑल द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ एपी. फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीक्वेंस देखते हैं. 3, 7, 11, 15, 19, 23 and so on. इस सीक्वेंस में खास बात क्या है? 3 से शुरू होता है. देन मेरे को कोई पैटर्न दिख रहा है इसमें कि चलो 4 ऐड कर दिए तो विल गेट 7, देन वी ऐड 4 तो विल गेट 11. इनमें भी 4 का गैप है, इनमें भी 4 का गैप है, इसमें भी 4 का गैप है, राइट. तो मेरे को एक पैटर्न दिख रहा है, 4 का गैप है. तो अगर मैं नेक्स्ट टर्म भी गेस करना चाहूँ तो विल ऐड 4 इन दिस तो 27 आ जाएगा, राइट. देन ऐसे 31 आ जाएगा, 35 ऐसे. तो ऐसी सीक्वेंस जो जिसके अंदर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है. कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी इसके और इसके बीच में डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस है, वो सेम है. जहां इस केस में 4 है. तो ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, राइट. तो इसकी हम जर्नल टर्म को पढ़ते हैं. सबसे पहले तो मैं बेसिक जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है मैं उसको A1 लिख देता हूँ. A1 लिख सकते हैं या A भी लिख सकते हैं. तो A1 मेरी फर्स्ट टर्म होती है. N होता है प्लेस नंबर. जैसे अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूँ तो N वैल्यू 4 होगी. सेवंथ टर्म की बात कर रहा हूँ तो N की वैल्यू 7 होगी. देन जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, जैसे 11 माइनस 7 इस केस में 4 है, तो इसको मैं डिफरेंस कहता हूँ D. हमारे बेसिक डेफिनेशन एपी की यही है कि कॉमन डिफरेंस सेम रहता है हमारा, राइट. तो जो D की वैल्यू ये भी इधर से भी निकालोगे 19 माइनस 15 तब भी 4 ही आएगी. तो D की वैल्यू इसमें 4 है, राइट. एंड AN को मैं कह देता हूँ जर्नल टर्म. जैसे अगर आपने A5 निकालना होता है, A5 मतलब यानी फिफ्थ प्लेस पे जो टर्म है, फिफ्थ प्लेस पे 19 है, राइट. तो AN को मैं जर्नल टर्म कह देता हूँ. आप N की वैल्यू 100 भी रख सकते हैं, 1000 भी रख सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि उस प्लेस पे कौन सी टर्म होगी एपी में. तो मैंने 4 चीजें दिखाई मेरी, A1, N, D, AN. तो अब इनके जो रिलेशन देख लेते हैं. ये 3 है, मैं 7 को ऐसे भी लिख सकता ना, 3 प्लस 4 यानी 3 प्लस दोनों के बीच में जो गैप था. मैं 11 को ऐसे भी लिख सकता ना, 3 प्लस 2 इंटू जो दोनों के बीच में गैप था 4. क्योंकि देखो दो बारी गैप भर रहे हैं ना हम यहाँ पे. मैं 19 को क्या लिख सकता हूँ, 3 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, 4 बारी गैप फिल करना है आपने. तो आप भरोगे 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू, क्योंकि 4 बारी गैप भरना था आपने, इंटू कितना गैप है बीच में दोनों के, 4. तो ऐसे 19 आ जाएगा आपके पास, राइट. तो ऐसे अगर मैं जर्नल केस के लिए लिखूं तो AN की वैल्यू क्या होनी चाहिए. मान लो ये AN होता है मेरा. सबसे पहले तो मैं 3 से शुरू कर रहा हूं, जो मेरी फर्स्ट टर्म है A1. फिर मैं गैप को कितनी बारी फिल कर रहा हूं, 4 बारी. 4 बारी क्यों, क्योंकि देखो फिफ्थ प्लेस पे है. फर्स्ट प्लेस और फिफ्थ प्लेस के बीच में 4 गैप्स का डिफरेंस है. तो अगर ये nth प्लेस पे होगा तो मैं n-1 टाइम्स गैप को फिल करूंगा ना. आप इसको देख सकते हैं जैसे 4 उंगलियां हैं, लेकिन गैप कितने हैं बीच में, 1 2 3. तो इधर भी देखो फिफ्थ प्लेस से है, फर्स्ट प्लेस से, तो गैप 4 बार ही होगा उनके बीच में. इनटू मैं क्या कर रहा था, ये कॉमन डिफरेंस है. तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया. ये आपने 10th में भी स्टडी किया होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लो ये. तो अभी तक हमने देखा एपी क्या होती है, राइट. देन मैंने जर्नल टर्म का फॉर्मूला बना लिया, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D. तो अगर इस केस के अंदर मैंने अगर 10th टर्म निकालनी होती तो मैं क्या करता, A10 होता, A1 कितना 3 प्लस 10-1 यानी 9 इंटू D मेरा कितना 4. तो यहाँ से 36 प्लस 3 39 आता है मेरे पास. तो जर्नल टर्म का बहुत फायदा होता है, बिना सीरीज को लिखे ही हम आगे टर्म को भी पता कर सकते हैं.
नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द सम ऑफ एपी 3, 7, 11। मैं वही एपी ले रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं फर्स्ट टू टर्म्स का सम बताओ तो 3 + 7 10। फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम 10 + 11 21। फर्स्ट 5 टर्म्स का तो इन सारों का सम कर देंगे। 21 तो यहां तक आ गया था, देन 36 यहां तक, ठीक है, एंड देन 55 यहां तक आ जाएगा। तो ऐसे सम करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई फॉर्मूला डेवलप हो जाए तो कितना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक देख लेता हूं, एक फॉर्मूला डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा था एपी की पहली टर्म ए होती है, दूसरी टर्म क्या थी? अगर ए एन के फॉर्मूले को मैं देखूं, फर्स्ट टर्म के अंदर अगर मैं डी ऐड कर दूं तो सेकंड टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म कैसे आएगी? फर्स्ट टर्म के अंदर दो बारी डी को ऐड करो तो a + 2d। अगर आप ए एन के फॉर्मूले से भी चले सेम चीज ही आएगी। तो ऐसे ऐसे चलती जाएगी। लास्ट टर्म क्या आएगी? यानी ए एन टर्म a + n - 1 d वाली आएगी ना, राइट? ये ए एन टर्म है। तो फर्स्ट टर्म से लेके ऐसे लास्ट टर्म लिख दिया। अगर मैंने इनका सम निकालना है तो बीच में प्लस का साइन डालूंगा, प्लस ऐसे ऐसे, ये थर्ड टर्म थी, ऐसे ऐसे बीच में बहुत सारी टर्म्स आ रही है, लास्ट टर्म है, तो मैं लिख देता हूं ऐसे एन लिख देता हूं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब देखो अगर मैंने 1 से लेकर 5 तक का सम करना है तो मैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लिख दूं। अगर मैंने उल्टा भी करूं, मैं उल्टा शुरू करूं सम, पहले 5 कर लूं, फिर +4 कर लूं, +3 कर लूं, +2 कर लूं, +1 कर लूं, आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि एडिशन कॉम्पिटिटिव होती है। तो अगर मैं Sn को ऐसे लिख लूं, ये मैं पहले लास्ट टर्म लिख लेता हूं a + n - 1d, फिर सेकेंड लास्ट टर्म क्या आएगी? a + n - 2d। ऐसे ही थर्ड लास्ट टर्म ऐसे ही चलते जाएंगे, यहां तक पहुंच जाएंगे a तक। अब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Sn, ये हो जाएगा a प्लस ये पूरी चीज के अंदर, इस पूरी चीज के अंदर, तो ये हो जाएगा 2a + n - 1d। अब फिर इन दोनों का सम देखते हैं, ये हो जाएगा 2a तो इधर से आ गया, प्लस n - 2d है तो एक d ऐड कर दिया, तो एक तरह से यही बन गया ना 2a + n - 1d। क्योंकि देखो एक d इसमें कम था, एक d इसमें ज्यादा है, तो नेट बैलेंस ये बन जाएगा। एंड इधर से तो 2a आ गया था। एंड ऐसे सम करते आते बीच बीच में, लास्ट का सम देखते हैं, ये भी 2a + n - 1d बन रहा है। तो देखो हर दो टर्म्स का सम सेम बन रहा है। ये क्या हो रहा है? क्योंकि देखो जितना इसमें ज्यादा था उतना उसमें कम है, नेट बैलेंस वही बन जाता है। जितना इसमें ज्यादा था उतना ही उसमें कम है, तो नेट बैलेंस सेम बन जाता है। तो देखो ये कितनी टर्म्स थी? n टर्म्स थी ना, तो यानी ये चीज भी n टाइम्स आ रही होगी। तो एक तरह सेम नंबर n बारी लिखा हुआ है, तो मैं उसको क्या लिख देता हूं? n × 2a + n - 1d, राइट? और इधर देखो ट्वाइस ऑफ Sn था, लेकिन मेरे को तो सम ही निकालना है, तो मैं इस 2 को नीचे ले जाता हूं, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। तो Sn क्या होता है? n/2 × 2a + n - 1d। या आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2a की जगह आप लिख लो a + a, एंड ये तो क्या था? n टर्म ही है, तो ये हो जाएगा n/2 a + l, जहां पे l क्या है? n टर्म है, an है, या फिर लास्ट टर्म है, राइट? तो अभी तक मैंने जनरल टर्म देख ली, सम भी देख लिया एपी का कैसे आता है। तो अगर मैं वो क्वेश्चन था मेरे पास कि 3, 7, 11, 15, 19 वाली एपी थी, तो अगर मैंने फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालना है, 3, 7, 11, 15, 19,
तो मैंने सम निकालना है फर्स्ट 5 टर्म्स का। तो n मेरा 5 है, तो 5/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस n-1 यानी 5-1 इंटू d कितना मेरे पास 4। तो ऐसे निकालोगे 5/2 तो 6 प्लस 4 इंटू 4 16, तो 6 प्लस 16 22, तो ये काटा 11 बन गया 55 आगे। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो Sn, क्योंकि इसमें मेरे को लास्ट टर्म भी पता है, तो हो जाएगा 5/2 इंटू फर्स्ट टर्म 3 प्लस लास्ट टर्म 19, तो इधर से भी 22 बनेगा, सेम चीज ही आ जाएगी। अब मैं देखता हूं ऑपरेशंस ऑन एपी। ऑपरेशंस ऑन एपी का मतलब है, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 3, 7, 11, 15 एंड 19। अगर इनके बीच में एक नंबर ऐड कर दूं, मान लो 2 ऐड कर दिया हर एक टर्म के बीच में, तो ये 5 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, 13, 17, 21, तब ये एपी है। देखो क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम है, ये 5 बन गया था, ये 9 बन गया था, 9 - 5 तो 4 ही रहा अभी भी। ये कितना बन गया था 13, 13 - 9 तो अभी भी 4 ही रहा, राइट, तो अभी भी एपी है। तो अगर हर एपी की टर्म के बीच में आप एक कॉमन कांस्टेंट नंबर ऐड कर दो, तब फिर भी वो एपी ही रहेगा और उसका कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा जो पहले था। अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ हर टर्म के बीच में, ये 1 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, तो अभी भी कॉमन डिफरेंस देखो 5 - 1 4 ही आ रहा है, 9 - 5 4 ही आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा एपी पे, मतलब अभी भी वो एपी ही है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे कांस्टेंट नंबर से हर टर्म को वो तब भी एपी रहता है और कॉमन डिफरेंस उसका सेम ही रहता है जितना पहले था। देन हम देखते हैं अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 6 बन जाएगा, ये 14, ये 22, ये 30, ये 38। अब देखते हैं कॉमन डिफरेंस, ये 4 - 6 8 आ गया यहाँ, तो इधर भी 8 आएगा, इधर भी 8 आएगा, इधर भी 8 आएगा। तो इस केस में ये है तो अभी भी एपी ही, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस ट्वाइस हो गया। ट्वाइस क्यों? क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था हर टर्म को। अगर मैं 5 से करता तो अगर पहले डिफरेंस 4 था तो फिर अब नया डिफरेंस 4 × 5 यानी 20 होता। तो जितने भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो, कॉमन डिफरेंस भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, मान लो मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं, तो ये बन जाएगा 3/5, 7/5, देन 11/5, ऐसे ऐसे। क्या ये अभी भी एपी है? यस, क्योंकि देखो अगर डिफरेंस देखो 7/5 - 3/5 4/5 आ रहा है, इनका डिफरेंस देखो अभी भी 4/5 आ रहा है, तो डिफरेंस तो कांस्टेंट ही आ रहा है। तो अगर मैं एक नॉन जीरो नंबर यानी मैं 0 से नहीं डिवाइड कर सकता क्योंकि वो तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर मैं एक नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करूं इस पूरी एपी के हर टर्म को, तो वो तब भी एपी ही रहेगा एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो भी उस नंबर से ही डिवाइड हो जाएगा। जिससे पहले कॉमन डिफरेंस 4 था, अब 4/5 है। तो ये मैंने ऑपरेशंस देख लिया एपी में। अगर ऐड करो एक कांस्टेंट नंबर एपी के हर टर्म में, वो तब भी एपी रहेगा एंड डी सेम रहेगा पहले जितना। अगर सब्ट्रैक्ट करो, डी पहले जितना सेम रहेगा। अगर मल्टीप्लाई करो, डी भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर डिवाइड करो एक नॉन जीरो नंबर से, डी भी उस नॉन जीरो नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर आपने जनरल टर्म देखी, समेशन देखा, ऑपरेशंस देखे। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स है, आपके प्लस 1 में बहुत ही छोटे मेंशन किए हुए हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर, बट विल हेल्प यू डेफिनेटली लॉन्ग रन के अंदर, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू।